चलिए आइए इधर देखते हैं। देखिए फ्रेज इन पोजीशन क्या पढ़ाया जाएगा आज आपको, बोलो। फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन एपोजिशन का अर्थ ये होता है, पोजीशन माने बगल में, एपोजिशन माने बगल में, तो बगल में रखना है। देखिए फ्रेज इन एपोजिशन, यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है। फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन। पहले का अर्थ है एडिशन, जोड़ देना, आप वन वर्ड, एक शब्द को या शब्द समूह को, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्दों के समूह को जोड़ देना, किससे, टू अनदर, दूसरे शब्द से, एज एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या के रूप में। किस प्रकार, व्याख्या के रूप में जोड़ देना है। देखिए नोट में जो नाउन या फ्रेज एपोजिशन में हो उसे दो अल्पविराम के बीच में रखते हैं। अल्पविराम का मतलब कामा, दो कामे के बीच में रखा जाता है। किसे, जो नाउन या फ्रेज एपोजिशन में होती है उसको दो कामा के बीच में रखते हैं, नाउन के तुरंत बाद। अब ये भी देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार के वाक्य में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में ऐसे दो नाउन हो जो एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रकट करते हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु के पद के बारे में या उसकी किसी अन्य खासियत के बारे में बताते हो, उसे उसके बगल में दो कामे के बीच में रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउन व्याख्या के रूप में तो उसे दो अल्पविराम के बीच में रख देते हैं, मैंने बताया। इस परिस्थिति में यह ध्यान रखना होता है कि जिस नाउन की व्याख्या हो, यदि वह सब्जेक्ट में है तो फ्रेज सब्जेक्ट के साथ बनेगी, यदि वह ऑब्जेक्ट में है तो फ्रेज ऑब्जेक्ट के साथ बनेगी। समझ में आई बात। आगे एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रारंभ करते हैं लिखना। चलिए लिखिए। देखिए, हियर इज माय सिस्टर इन लॉ, हियर इज माय सिस्टर इन लॉ। फुल स्टॉप। अगला वाक्य है हर नेम इज निधि। चले देखते हैं, इसका पहले आप समझते हैं। हियर इज माय सिस्टर इन लॉ, है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ में क्या होता है, कौन, क्या बताया, फिर से बताओ, ननद है, ठीक है। और फिर हर नेम इज निधि, उसका नाम निधि है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये इसी की व्याख्या है, इसी नाउन की। इस नाउन को इसके साथ जोड़ लेंगे। लिखते हैं हियर इज माय सिस्टर इन लॉ और कॉमा लगाते हैं, लिख देते हैं निधि। बन गया। नेक्स्ट बोलो, अगला वाक्य बोलो। दूसरा वाक्य बोलिए। राणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। He was king of Mewar. The king of मेवाड़। चलिए समझिए यहां से, राणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। राणा प्रताप एक महान योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। अब ये दोनों बातें, ये ग्रेट वॉरियर और
प्रताप मेवाड़, ये दोनों किसके बारे में है? राणा प्रताप के बारे में है। तो चाहे इसको हम फ्रेज इन पोजीशन में रख लें, चाहे इसको, दोनों तरह से यह वाक्य बन सकता है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। राणा प्रताप कॉमा लगाते हैं यहीं पर, ये ग्रेट वॉरियर, फिर कॉमे में इसको बंद कर देते हैं। राणा प्रताप ये ग्रेट वॉरियर, दो कॉमे के बीच में इसको बंद कर दिया। ये बन गई इस नाउन की फ्रेज। आगे फिर बढ़ते हैं, और ये जो ही प्रोनाउन है ये राणा प्रताप के लिए ही तो प्रयोग किया गया था। किसके लिए? प्रोनाउन ही का प्रयोग राणा प्रताप के लिए किया गया था, इसलिए इसको हटा देते हैं। और एक नए वर्ब हमने यहाँ पर हटा दिए, वाज, अगली यूज कर लेंगे वाज। Was the king of Mewar। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, इसी को दूसरी तरह से बना करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए राणा प्रताप कॉमा लगाया, फिर ये फ्रेज में जोड़ लेते हैं, द किंग ऑफ मेवाड़ was ये ग्रेट वॉरियर। यहाँ देखिए ये दोनों फ्रेज राणा प्रताप के बारे में व्याख्या थी, उन्हीं के बारे में थी, इसलिए चाहे इसको जोड़कर बना लिया गया है। लेकिन अगर एक वाक्य में कोई इंसिडेंट है, कोई घटना दी हुई है, तो उसको इस प्रकार नहीं जोड़ सकते हैं। वहां सिर्फ हम यही ध्यान देंगे कि जो नाउन की व्याख्या होगी उसी को उसके साथ जोड़ेंगे। बात समझ में आई? ये याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर बंद करो, रहने दो, चलता नहीं है क्या।